हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले दो वीडियोस के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, किस तरह बना होता है, कहाँ काम में आता है और किस तरह ये काम करता है। हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, हर एक पार्ट को डिफाइन किया। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सेल जब हम यूज करते हैं तो यहाँ से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको सेल पोटेंशियल बोला जाता है। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस बोले तो अगर आप कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की लेके चलते हैं 1 मोलर यानी यूनिटी लेके चलते हैं, साथ साथ अगर मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर आप 298 केल्विन कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर माना जाता है उतना कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन बोली जाती है। अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, गैस कैसे इन्वॉल्व होगी आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसका प्रेशर हमें कितना लेके चलना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलना है। इस कंडीशन पे जो सेल से पोटेंशियल जनरेट होगा उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोला जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात की थी कि ये एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको दिए थे, दो एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा। पहला एग्जांपल मैं लेके चल रहा था वहां पर कॉपर का, ई नोट से डिनोट करते हैं अगर स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, और कॉपर का बात कर रहे हैं तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमेशा, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.34 वोल्ट। इसी तरह से जिंक की जब हमने बात करी तो वहां पे आया Zn2 पॉजिटिव टू Zn जब कन्वर्ट होता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। ये दो वैल्यूज हम लेके चल रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा था लास्ट में कि ये वैल्यूज कहां से आई, हमें कैसे पता चला कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा, ये चीज कहां से आई। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी चीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है, किसी भी चीज को, तो ये जो टर्म्स है ये हमारे पास रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है, हमने एक रेफरेंस माना हुआ है, एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया, उसके रेफरेंस में, उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिव हमने डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए क्या बना रखे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बना रखे हैं। और वो जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होता है हाइड्रोजन। कौन सी मेटल या नॉन मेटल को हम लेके चलते हैं, कोई मेटल नहीं ले रहे, कौन सी ले रहे हैं, नॉन मेटल। हाइड्रोजन को हम लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन एक रेफरेंस लेके चलते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, वो रहता है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन तो स्टैंडर्ड है, उसको हमने कहां लिया, 0 पे रख लिया, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, ठीक है, जैसे कि मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारी जो मेटल्स ये ज्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से, तो इनका जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, वो नेगेटिव के अंदर आएगा। और जो लेस रिएक्टिव रहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव रहती है। इसी तरह से गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर, मरकरी, ये जो चीजें रहेंगी इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये देख लेनी है कि भाई अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब वो हुआ कि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। किससे लेस रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर देन वो रिएक्टिव होगा, किससे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन जब रिड्यूस होता है तो वहां पे क्या रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन लिख देता हूं। हाइड्रोजन रिड्यूस होता है तो यहां पे बनाता है H पॉजिटिव शुरुआत में होता है और उससे H2 गैस बना देता है, क्लियर। अब देखो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो रहेगा उसको हमने क्या बोला है, रेफरेंस लिया है हमने, उसको स्टैंडर्ड बोला है। और यहां पर हम जो बोल रहे हैं वो याद रखना है आपको, इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये तो नाम हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं SHE। कुछ एक जगह पे आपको NHE भी मिल सकता है। NHE जो होता है वो होता है नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर जो हम यूनिटी जो कंसंट्रेशन लेके चलेंगे वो 1N लेके चलेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी 1 होगी, ठीक है। इस केस में क्या रहेगी, मोलैरिटी 1 रहेगी। इसके बाद एक और आता है RHE। RHE क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता आपके सिलेबस के अंदर, SHE है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि SHE किस तरह बनाया जाता है और किस तरह उसका यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड आपको लेके चलना है। अगर मैं बात करता हूं जिंक इलेक्ट्रोड की,
तो बेसिक सुन लेना, बेसिक क्या चीज बोल रहा हूं मैं कि जिंक इलेक्ट्रोड की जब बात करेंगे तो जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी जिंक के किसी सोल्ट के सॉल्यूशन के अंदर आप डिप कर लोगे, सो दैट जिंक यहां से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके और नीचे से जिंक जो यहां पे प्रेजेंट है Zn2 पॉजिटिव आयन है वो जिंक के अंदर कन्वर्ट हो सके। क्लियर? जिस तरह की भी रिएक्शन होगी, चाहे वहां पे ऑक्सीडेशन होना हो चाहे रिडक्शन होना हो, बात की बात होती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा अगर बात करता हूं कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करने का मतलब है कॉपर की रोड को हमने किसके अंदर डिप कर लिया, कॉपर सल्फेट के अंदर। जिस मेटल की बात कर रहे हैं उसकी रोड ली और उसके एक सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर लिया। क्लियर है? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो क्या हाइड्रोजन की रोड आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई करना ही बहुत मुश्किल है, सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर कितना लेके चलना है, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर जो रहता है। क्लियर? तो इसका मतलब भाई हाइड्रोजन गैस की रोड तो नहीं मिल सकती, तो फिर क्या करें, हाइड्रोजन को कैसे लेके आए? तो इसको लाने के लिए एक तरीका बनाया गया। क्या तरीका बनाया कि हाइड्रोजन जो गैस है ना उसको भाई हम एक वेसल के अंदर इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से एक वेसल हमने बना लिया, यहां पे बीच में लगा ली कि यहां से हम हाइड्रोजन गैस ना ये ग्लास का वेसल बना लिया, इसके अंदर फिट करा देंगे। इसके अंदर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे, हाइड्रोजन गैस को बबल कराएंगे। ठीक है? प्रेशर कितना रखें, जब गैस की बात हो रही है तो प्रेशर कितना रखेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, अगर आप सॉलिड लेके चल रहे हो प्योर सॉलिड, लिक्विड लेके चल रहे हो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा वो 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और अगर आप गैस की बात कर रहे हो तो वहां पर उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए। क्लियर है? तो इतने प्रेशर के ऊपर हमने गैस इस वेसल के अंदर फिल करा ली। लेकिन अब गैस जो रहेगी उससे तो काम नहीं बनेगा, आपको तो वायर जोड़नी है, सर्किट पूरा करना है ना? आप तो किसी भी तरह से इसको खोलोगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो क्या किया कि हमने यहां से जो बाहर से जो वायर जो आ रही थी, जैसे ये वायर आ रही है और मैं इसकी जगह पे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, जो बाहर से वायर आ रही थी उस वायर को एक प्लेटिनम की वायर के साथ अटैच कर दिया। किससे अटैच कर दिया हमने, प्लेटिनम की वायर के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप पूछोगे सर प्लेटिनम की वायर से अटैच क्यों किया, कॉपर से क्यों नहीं किया? तो प्लेटिनम जो होता है ना वो बहुत ही इनर्ट मेटल होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है। अगर आप मान लिया कॉपर को रखना चाह रहे हो, किसी एसिड के अंदर रखना चाह रहे हो, गैस के अंदर रखना चाह रहे हो, हो सकता है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर जाए। आपको पढ़ाया होगा कि कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ एसिड के साथ कॉपर भी रिएक्ट कर जाता है। बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, बताऊंगा कि कॉपर किस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्यों कर जाता है, बाकी के साथ क्यों नहीं करता। तो अभी मेरे को क्या मिला हुआ है कि ये प्लेटिनम की एक रोड थी। किसकी रोड थी, प्लेटिनम की एक वायर ले ली हमने। ठीक है? और उस प्लेटिनम वायर के ऊपर छोटा छोटा ऐसे पाउडर हमने डाल दिया, किसका, प्लेटिनम का ही। प्लेटिनम का ही जो पाउडर था उसको हम बोल सकते हैं प्लेटिनम ब्लैक। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेटिनम ब्लैक। जैसे आपने सेल को कभी तोड़ के देखा होगा, जो बड़े सेल्स आते थे तो उनके अंदर आपको कार्बन का पाउडर मिलता, तो उसको कार्बन ब्लैक बोला जा सकता है। इसी तरह से प्लेटिनम के ऊपर क्या लगा लिया हमने, ये लगा लिया प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है एक्चुअल में वो एक प्लेटिनम की वायर है। प्लेटिनम वायर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। इसका मतलब समझ में आ गया? ठीक है? और यहां से हाइड्रोजन गैस को पास करा दिया। अब देखो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, 10th में पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो रहता है उसको वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो वहां पर हमने ये किया था कि रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट जो लिया था वो लिया था प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस पास कराई थी। प्लेटिनम एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन हाइड्रोजन को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है और आगे जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। तो हमें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड चाहिए था, अब हाइड्रोजन इसके सरफेस के ऊपर अगर एब्जॉर्ब होगी तो हमें लगेगा हाइड्रोजन की एक रोड मिल गई। हमें रिएक्शन किसकी करनी है, हाइड्रोजन करनी है, तो इस तरह से रोड मिल गई ना। ठीक है? तो याद रखना है कि आपको जो इलेक्ट्रोड मिलता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वो एक्चुअल में हाइड्रोजन की रोड नहीं होती, वो प्लेटिनम की वायर होती है दैट इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम का जो बारीक पाउडर था, जो प्लेटिनम ब्लैक था, वो क्यों लगाया गया, क्योंकि हमें सरफेस एरिया बढ़ाना था। अगर एक स्मूथ सरफेस रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, वहीं अगर इसके सरफेस, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर इसका सरफेस रफ होता तो इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया इसका कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है? और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो वहां पर और ज्यादा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आज पूछा जाता है कि प्लेटिनम वायर क्यों यूज की जाती है,
तो आप बताओगे कि प्लेटिनम जो होती है, प्लेटिनम वायर जो होती है, प्लेटिनम मेटल एक बहुत इनर्ट मेटल है, डज नॉट टेक पार्ट, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरी चीज, इट इज ए गुड एडजॉर्बर, एक ये बहुत अच्छी एडजॉर्बर होती है, ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच हाइड्रोजन गैस कैन बी एडजॉर्ब एंड गिव द डिजायर्ड रिएक्शन, और वहां से हमें जो डिजायर्ड रिएक्शन होती है वो मिल सकती है हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। इसके बाद अगर पूछता है कि इसको प्लेटिनम ब्लैक का जो कोटिंग की है वो क्यों करी है, तो इसका आंसर होगा कि हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ाना था, सो दैट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो सके इसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन हो सके। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। इसके नीचे हम ऐड कर देते हैं यहां पर प्लेटिनम की ही फॉयल, ठीक है। इसके नीचे क्या ऐड कर देते हैं, प्लेटिनम की ही फॉयल। प्लेटिनम फॉयल मतलब प्लेटिनम की एक पत्ती, ठीक है, प्लेटिनम की एक पत्ती इसके नीचे जोड़ दी हमने, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में। उससे क्या होगा, इससे सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ गया, जितना ज्यादा वायर आ रही थी वायर का सरफेस एरिया कम होगा। अभी एक फॉयल हमने लगा दी और इसको आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं, इसको एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं, एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर मटेरियल यूज्ड, आप किसके साथ इसको यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड पे रहेगा, वो कहां रहेगा, एनोड पे रहेगा। अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना है जिंक के साथ, तो जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब जिंक एनोड बन जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। अगर आपको इसको यूज करना है कॉपर के साथ, तो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एनोड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से सबसे पहली चीज तो ये कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से बना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमने रोड तो बना ली है, अब नीचे क्या रखना है, हमें सॉल्यूशन रखना है, किसका, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन जहां मिलेगा जिस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोला जाता है, इस तरह इसको एक बीकर के अंदर रख दिया और बीकर के अंदर फिल कर दिया एसिड सॉल्यूशन। हम HCl लेके चल लेते हैं, कौन सा एसिड लेके चल रहे हैं, HCl लेके चल रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। कितना लेके चले, मोलरिटी इसकी 1 मोलर रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेटिनम वायर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक एंड एक प्लेटिनम फॉयल अटैच्ड एट द बॉटम, अगर हम लेके चलते हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करा दी जाती है। हाइड्रोजन गैस कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। तो इस तरह बन जाता है हमारा क्या भाई, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन गैस आ रही है और यहाँ नीचे है H पॉजिटिव, तो H2 अगर टूटेगा तो यहाँ से 2 H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी चीज, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव है, क्या है सॉल्यूशन के अंदर, H पॉजिटिव है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H पॉजिटिव हो, तो ये H2 बना देंगे, गैस की फॉर्म में चला जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ +1 की स्टेट से 0 की स्टेट में चला गया। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 2 तरह की रिएक्शन हो सकती है। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रखा है, नीचे रखा है HCl को 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस डायग्राम को फटाफट नोट कर लो, इसके बाद इसकी वर्किंग पे हम बात कर रहे हैं। देखो भी किस तरह से काम करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमें मान लिया इसका काम क्या है, काम क्या है इसका, कि हमें जब भी किसी भी मेटल का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। काम क्या होगा इसका, इसका काम होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट और टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट के सिस्टम का। क्लियर? और क्या यूज हो सकता है, इससे हम बता सकते हैं, इसको यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ये चीज भी हम बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज मेरे हिसाब से आप सभी को आती होगी, जहां पर पहले पोटेशियम सोडियम आते हैं, कैल्शियम में, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आते हैं, बीच में लिथियम भी आता है, इसके बाद नीचे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, टिन, ये सारे मेटल्स आती है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर उसके नीचे कॉपर, मरकरी और क्या क्या आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह की मेटल्स आती है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी, कौन मेटल कम रिएक्टिव होगी, इतना पता चल जाता है।
चलो, जो मेन काम है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करने का, कैसे पता करते हैं? देखो, मान लेते हैं कि हमें जिंक का ना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? जिंक का इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। अब जिंक और हाइड्रोजन में से पहले तो ये डिसाइड कर लो आप कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है जिंक और हाइड्रोजन में से? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन तो कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या बनेगा? वो एनोड बन जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो कम रिएक्टिव होगा वो कहां जाएगा? वो कैथोड के ऊपर रखना है। तो यहां पर कैथोड पे हम क्या रख लेते हैं? अब की बार इस कॉपर वाले सल्फेट सिस्टम को हटा देता हूं और इस जगह पे क्या रख देता हूं मैं, देखते जाना बस। हमेशा यही काम होता है हर एक के लिए। आपको टेबल बना के दे रखी बुक के अंदर, लेकिन एक्चुअली में टेबल बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। आपको तो नहीं करनी पड़ेगी, अब तो बस जो हमारे पास जो मेटल्स है उन्हीं को यूज कर लेंगे। तो भाई ये हो गया इनलेट, ये बाहर से वायर आ रही थी और इसको ये हमने ऐड कर दिया किसके साथ? प्लेटिनम वायर के साथ। किसका अटैच कर दिया? प्लेटिनम वायर के साथ। इसके ऊपर ये प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग हो रखी है, एक साइड में आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। नीचे अटैच कर दिया ये प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, सॉरी प्लेटिनम फॉइल। नीचे क्या ऐड कर दी हमने? ये प्लेटिनम फॉइल ऐड कर दी। प्रेशर यहां से हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम बबल करा रहे हैं, कितने प्रेशर के ऊपर? H2 at 1 atm, ठीक है, 1 atm। और यहाँ पर नीचे क्या लेके चल रहे हैं? यहाँ पे लेके चलेंगे एक एसिड का सॉल्यूशन, HCl लेके चलते हैं। कितना? 1 मोलर HCl लेके चलते हैं। एक सेल बन गया। क्या ये सेल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोड ये लिया है, उसका इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ये इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोलाइट, सोल्ड ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर बीच में मैं क्या लगा देता हूँ भाई? बीच में मैंने अटैच कर दिया ये वोल्ट मीटर। बीच में क्या अटैच कर दिया? ये वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। यहां अगर इस वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं, सेल का कुछ ना कुछ क्या आएगा? ईएमएफ आएगा, सेल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो मैं लिखता हूं कि ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, ई नोट सेल बोल देता हूं। ई नोट सेल का फॉर्मूला, ई नोट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहां पे भी लिख देता हूं 1 मोलर है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका? जिंक का। तो ई नोट सेल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वो होती है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देते हैं। इसे लिख सकता हूं ई नोट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। इस तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और याद रखना इसको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना मान के चले थे? स्टार्टिंग में बता दिया था, कितना मान के चले थे? 0। जो रेफरेंस है उसको कितना मान के चल रहे हैं? 0 मान के चल रहे हैं। ये हो गया 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। इस 0 को हटा दो, 0 हटा देता हूं। देखो अब यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो तो है आपका ई नोट सेल। यहां पे जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई थी एक्चुअल में 0.76 वोल्ट। कितनी वोल्ट आई? जब ये करके देखा गया तो वैल्यू आई 0.76 वोल्ट। और ये इक्वल था माइनस ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, यानी जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल था ये। इस नेगेटिव को उधर ले जाता हूं, नेगेटिव को उधर ले गए तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी मेटल का जब आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? उसको हम अटैच कर देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अगर वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो मेटल बन जाएगी एनोड, अदरवाइज तो दूसरी मेटल रहेगी वो क्या रह जाएगी? वो कैथोड रह जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद जो सेल का ईएमएफ आता है वो हमारा ई नोट सेल हो जाएगा। उसको एज इट इज लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ से रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ से 0.76 आ रही थी और यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ये जो वैल्यू रहेगी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको 0 लेके चलना है। जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो रहेगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। पहला पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम मेटल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट किया जाए? एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको बोलना है कि हमारे पास भाई जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बनाएंगे? कैथोड बना लेंगे। और जो दूसरी मेटल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम, उसको हम रख लेंगे मैग्नीशियम मेटल को मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख के एनोड बना लेंगे। इनको सोल्ड ब्रिज से और वायर से कनेक्ट कर लेंगे, बीच में रख लेंगे एक वोल्ट मीटर। और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे कुछ करंट यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा। जो हमारे पास ईएमएफ आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा, उसको यहाँ पे रखेंगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहाँ पे एक बार मैग्नीशियम यूज कर लेना है, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कैन बी फाइंड आउट इजीली। हो सकता है इस तरह से किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है इस तरह से। क्लियर है? फटाफट
इस प्रोसेस को नोट कर लो, इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर, नोट करो इसको। हो गया भाई। देखो अब अगर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन? पहले लेफ्ट में लिखते हो आप एनोड, बीच में लगाते हो डबल वर्टिकल लाइन और फिर लिखते हो कैथोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड पे कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूं। अगर आपसे बोला जाए इस सेल के लिए रिएक्शन लिखो तो मैं लिखूंगा कि एट एनोड क्या रिएक्शन हो रही है वो अलग लिखनी है मेरे को, और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है वो अलग लिखनी है। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट से Zn2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन हो गया इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अलग हो जाएंगे। क्लियर है। दूसरा, इधर कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा तो H पॉजिटिव जो होंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और H2 बनाएंगे। इक्वेशन को जब आप बैलेंस कर लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 H पॉजिटिव्स को। क्लियर है। अब यहां से लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसमें? एनोड के ऊपर हो रहा है जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, तो लिखूंगा जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर। इस तरह लिखोगे कोमा लगा के, बीच में लगाई वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, इसको हटा देता हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव थे। अब 2H पॉजिटिव मत लिखना, बैलेंस जो रिएक्शन होती है उसके अंदर यहाँ पे हम 2 लगाया है, वरना क्या होता है H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, H पॉजिटिव थे एक्वस 1 मोलर, कोमा लगा के लिख लिया, ये कन्वर्ट हो रहे हैं H2 गैस के अंदर, और H2 गैस के साथ आपको प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आप इनर्ट मेटल लेके चलोगे। इस इनर्ट मेटल का काम क्या है, इस इनर्ट मेटल का हमें तो सरफेस प्रोवाइड कराना है जहां पर हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो सकती है, रिएक्शन कर सकती है, और साथ साथ भाई जो करंट जो फ्लो होगा वो गैस के अंदर से नहीं हो सकता है टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, करंट को फ्लो कराना भी इसका एक काम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से लिखी जाती है सेल रिप्रेजेंटेशन। जहां पर गैस इन्वॉल्व होती है वहां पर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में ये गैस जहां आएगी वहां पे लिखना पड़ेगा पीटी, प्लेटिनम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में लिखना है कि पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आप कॉपर को लेके चलते तो कॉपर वाले केस में क्या होता, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती, बताना भाई एक बार मेरे को। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। अगर हम कॉपर लेके चलते हैं तो कॉपर जो रहता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, वो कैथोड बन जाता, उसका रिडक्शन होता। तो कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिख रहा हूं पहले मैं, कैथोड के ऊपर कॉपर का रिडक्शन होता है। Cu2 पॉजिटिव जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती वो भी लिख देता हूं। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो अब की बार H2 गैस जो थी वो कन्वर्ट हो जाती 2H पॉजिटिव के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते, एक्वस फॉर्म में चला जाता। अब इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिखो इसको, कोशिश करो, खुद कोशिश करो, पॉज करके वीडियो को फटाफट कोशिश करो, मैं भी लिख रहा हूं इधर। लिख लिया। देखो तो यहां पे क्या होगा, पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, H2 कन्वर्ट हो गया किसमें, H पॉजिटिव में, किसमें कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव में, और यहां पे लिखेंगे H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है और 1 मोलर की कंसंट्रेशन है। तो स्टार्टिंग में ही पीटी लिख देंगे। आपकी बार H2 के साथ क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे प्लेटिनम को। ठीक है, इसको किसके साथ लिखेंगे, H2 के साथ लिखेंगे और सिंगल वर्टिकल लाइन लिखेंगे। अब आया हमारा कैथोड का नंबर, तो वहां पे लिखेंगे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर के अंदर, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो इस तरह से। कहां यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो यूज हो चुके हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां यूज किया जाता है वो भी पता चल गया है। अब जो लास्ट तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव आता है तो क्या मतलब है। मैंने हल्का फुल्का बता भी दिया है क्या होता है। अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आया तो सोचे एक चीज में एक फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं, हटा दो इसको मैं। देखो भाई मैंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोड जो हमारा सेल है उसका पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो सेल पोटेंशियल आया है वो कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। इफ E नोट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर रही होगी, और ये क्या वैल्यू रहेगी,
ये जीरो रहेगी। इनमें से कोई एक जीरो रहना है, क्योंकि एक तो क्या लेके चल रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं, तो चाहे वो एनोड रहे चाहे कैथोड रहे वो जीरो रहेगा। दूसरी मेटल जो रहेगी उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कुछ ना कुछ क्या रहेगा, पॉजिटिव के अंदर या फिर नेगेटिव के अंदर आएगा। कैसे देखेंगे वो सही पता चल जाएगी। अगर बोल रहे हैं कि ई नॉट सेल जो है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू होगी ये होगी जीरो। भाई अगर ये जीरो होगी तो ई नोट कैथोड जो रहेगा ई नोट सेल के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा वोल्ट मीटर रहेगा उसके अंदर रीडिंग पॉजिटिव में ही आएगी, वहां पे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो जो मेटल लेके चल रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कैथोड, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो रहेगी वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE रहेगा वो एनोड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये हुआ कि जो मेटल हम लेके चल रहे हैं, इसी तरह लिख लेना इसको, इफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव देन जो मेटल लेकर चल रहे हैं हम, इसको इस तरह याद रख लेना, लिख लेना इसको, जो मेटल हम लेके चल रहे हैं उसको कहां लेके चल रहे हैं, कैथोड के ऊपर लेके चल रहे हैं। अगर उसको कैथोड पे लेके चल रहे हैं उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन इजीली हो सकता है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसकी कंपैरिजन में, इजीली किसी कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन, यहां पे लिख देता हूं, एज कंपेयर्ड टू दैट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर की ई नोट वैल्यू आती है 0.34, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो कॉपर जो मेटल रहेगी उसका रिडक्शन इजीली हो सकता है हाइड्रोजन के मुकाबले। तो कॉपर को कहां लेके चलेंगे, कैथोड पे लेके चलेंगे, और हाइड्रोजन कहां लेके चलेंगे, हम एनोड के ऊपर लेके चलेंगे। SHE को हम क्या लेके चलेंगे, एनोड के ऊपर लेके चलेंगे। इस तरह लिख सकते हो, अगर ई नोट सेल जो है वो कैसा आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ई नोट सेल नेगेटिव है तो इस चीज को सोचना एक बार, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये तो रहेगा हमारा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से जीरो हो गया। और जीरो में से आप कुछ भी वैल्यू आप पॉजिटिव लिख लो यार, क्या आएगी वो हमेशा नेगेटिव बन जाएगी। जीरो के आगे 0.76 लिख दिया तो माइनस के आगे मैंने क्या लिख दिया, 0.76 लिख दिया, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 0.76 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर आपको दिया गया है कैसा, नेगेटिव दिया गया है, तो इसका मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन जो होगा वो होगा उस रिएक्शन के अंदर। क्लियर। तो अगर आपको दो मेटल दी हुई है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, किसी एक का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसको कैथोड पे लेके चलना है, क्योंकि उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, इसका रिडक्शन होना चाहेगा, उसका रिडक्शन हो सकता है इजीली। दूसरी ओर अगर किसी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर मैं लिख देता हूं कि Mn पॉजिटिव से मेटल में अगर कन्वर्ट हो रहा है और ये वैल्यू अगर आपको नेगेटिव दी हुई है, तो इसका मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उस मेटल को कहां लेके चलना है, एनोड के ऊपर लेके चलना है, जब सेल बनाएंगे तब। क्लियर है। तो ये चीज आपको देख लेनी है। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हम भाई कॉपर के वेसल के अंदर जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, या फिर जिंक के वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10th क्लास के अंदर भी आते थे। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो दूसरे को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है ना, वो क्या करते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देती है, खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बाद में। तो यहां बताओ कौन से केस में स्टोरेज हो सकती है, कौन से केस में स्टोरेज नहीं हो पाएगी। देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगी, कॉपर को हटाना चाहिए, खुद अपना सॉल्यूशन बनाएगी। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या रहता है, वो एनोड के ऊपर रहता है, वो एनोड की तरह काम करने लग जाता है। और ये कॉपर जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो जिंक जो रहेगा वो कट कट के सॉल्यूशन बनाने लग जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, और कॉपर जो रहेगा वो रिड्यूस होकर बाहर बैठने लग जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से इस बर्तन के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे होल्स अपीयर होने लग जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद बर्तन की स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन कैन स्पिल आउट ऑफ द वेसल। क्लियर। उस केस में आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जिंक जो ज्यादा रिएक्टिव उसने पहले से सॉल्यूशन बना रखा है, वो पहले से ऑक्सीडाइज्ड है, अब इसका और क्या ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर। इस तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं जिंक और कॉपर का ही लेके चल रहा हूं, कोई और मैं तीसरा इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा हूं अभी भी। अगर आपको दिया हुआ है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34, दूसरा दिया हुआ है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये दिया हुआ है -0.76,
बताओ इनमें से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस चीज को इस तरह समझ लो, हमने बोला है कि जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, अपना खुद का क्या करेगा, उसका रिडक्शन होगा। तो दूसरे का क्या करेगा, वो अगर उसका रिडक्शन इजीली हो सकता है तो दूसरे का इजीली क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर कोई देखो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये चीज रहेगी, अगर एक मेटल खुद रिड्यूस हो रही है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी। क्लियर है। अब ये मेटल का पॉजिटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। दूसरी चीज अगर इसकी बात करता हूं तो ये क्या करना चाहता है, ये खुद अपना ऑक्सीडेशन करना चाहता है। हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या रहेगा भाई, इसका मतलब ये रहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, इसके साथ वाले का, इसके पार्टनर का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। या फिर इस तरह ध्यान रख लो कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। याद रह जाएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर फिलहाल इतना ही है, और आप इसके बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।